नवंबर में आपको महंगाई के जो आंकड़े जारी हुए, जो अक्टूबर महीने के हिसाब से थे, जिसकी तुलना सितंबर महीने के हिसाब से की गई। महंगाई के जो आंकड़े आए नवंबर में, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि महंगाई काफ़ी नीचे गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर आपको ये सुनने को भी मिला होगा कि वर्ष 2012 के बाद अब महंगाई सबसे निचले स्तरों पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई, चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी के नाते होता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का, यानी जो आप खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं। चूंकि खाद्य मुद्रास्फीति जो है इस बार -5.02% है अक्टूबर 2025 की। इसके लिए कई सारी बातें की गई। हम इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या 2012 से आप महंगाई कम हो चुकी है या आंकड़े जो हैं वो गलत हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को महंगाई के आंकड़ों में बड़ी कंफ्यूजन फील होती है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे भी महंगाई के आंकड़ों को ठीक से समझ पाएं। अगर आंकड़े सही हैं तो फिर क्यों ये नंबर इतना कम आता है, जबकि आम मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर आप महंगाई को जब देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका असर दिखता है, जबकि आंकड़ों में उस तरह की महंगाई के आंकड़े आपको नहीं समझ में आते हैं। हर एक पहलू जो इन्फ्लेशन से जुड़ा है, जो आपसे जुड़ा है, उस पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है अतुल वर्मा, नमस्कार। अब अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई के जो आंकड़े मैंने जैसे अभी कहा कि सीपीआई के जो नंबर आए अक्टूबर महीने के, ये -5.2% थे। वहीं पर सितंबर महीने के जो आंकड़े थे वो -1.99 यानी -2% थे। माइनस का 2% का मतलब हुआ कि जीरो से भी नीचे महंगाई होना या महंगाई का कम होना। यानी कि जो तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगे तो सितंबर का महंगाई का आंकड़ा जून और जुलाई के आंकड़ों से पीछे था, यानी नीचे की तरफ था। वहीं अक्टूबर का आंकड़ा सितंबर से नीचे है, यानी सितंबर के तुलना में अक्टूबर महीने में चीज़ों की कीमतें और जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हैं तकरीबन 4% और ज़्यादा सस्ती हो गई, जो कि सितंबर में अगस्त की तुलना में करीब 2% ज़्यादा सस्ती हो गई थी। इसलिए महंगाई आपको माइनस में दिख रही है। लेकिन इसका ये सीधा अर्थ नहीं है कि महंगाई जो है घटती जा रही है, या यूं कहिए कि अब आपको चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हैं। नहीं, इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। अब अगर हम लोग और 2012 की जो तुलना है मैं वो भी आपको करके भी समझाऊंगा। अब अगर आप महंगाई के आंकड़ों को, चूंकि इसमें कई सारे डिफरेंट नंबर आते हैं, तो सीधे शब्दों में अगर आप बोलिए तो जो सीपीआई है, यानी जो आपका मेन जिसको महंगाई का आंकड़ा बोला जाता है, जिसके ऊपर आरबीआई सबसे ज्यादा फोकस करता है जब रेपो रेट को घटाने की बात की जाती है, सबसे ज्यादा यहीं पर फोकस होता है कि ये 4% से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर अक्टूबर महीने में जो सीपीआई का नंबर आया है वो भी बहुत कम आया है, 0.25% का। सितंबर में ये 1.44% था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि सितंबर की तुलना में अक्टूबर महीने में महंगाई आपकी और भी घट गई है। खाद्य मुद्रास्फीति की मैंने आपको बात बताई ही कि 5% माइनस में आया है। तो अब इसका अर्थ क्या है? क्या सच में महंगाई आपकी बहुत ज्यादा घट गई है? नहीं, इसको इस तरह से आप नहीं देख करके नहीं चल सकते हैं। इसको समझने का बहुत आसान तरीका आप ये निकाल सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी भाव को, कोई भी चीज, चाहे वो दाल हो चाहे वो आलू हो, आप किसी भी चीज को एक प्राइस तय कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए किसी चीज की प्राइस थी, अगर आप एक सर्टेन चीज का मान लीजिए सितंबर महीने में, और अगर अक्टूबर महीने में उसकी कीमत जो है 95 रुपए हो गई, तो मोटा मोटी 5% से महंगाई आपकी घट गई। अगर वो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे कि नंबर आपके सामने भी बताया कि चूंकि अगस्त में जो आंकड़े थे उससे सितंबर महीने में 2% डाउन था, तो 100 रुपए की चीज अगर अगस्त में थी तो वो 98 रुपए की हो गई। अब 98 की तुलना में 5% और सस्ती हो गई, मान लेते हैं 93-94 रुपए का भाव होगा उसी सेम प्राइस चीज का। ये मतलब इसका निकलता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता है कि 2012 की तुलना में हम लोग महंगाई में नीचे चले गए हैं या घट गए हैं। अब अगर इसी चीज को समझने की बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बेस। बेस क्या होता है? बेस 2012 में बदला गया था। तब बेस इसलिए बदला जाता है, बेस ईयर जिसको बोलते हैं, उसको इसलिए बदला जाता है क्योंकि उस टाइम में महंगाई के जो बास्केट होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है, उनके वेटेज परिवर्तन किए जाते हैं, और उसके आधार पर फिर महंगाई की गणना की जाती है, ताकि आम लोगों के हिसाब से जो महंगाई के नंबर आए वो काफी हद तक जस्टिफाइड लगे। तो 2012 में हमारा बेस रेट था।
यद्यप की जो बास्केट होती है यानी जो महंगाई की जिससे हम नापते हैं उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं यानी जो अलग अलग वस्तुएं हैं जैसे दाल हो गया, अंडे हो गए, फल हो गया, सब्जी हो गई, वो उनके नामों में भी परिवर्तन होते रहते हैं इन बिटवीन। लेकिन चूंकि बेस ईयर हमारा 2012 का है तो वहीं से हम लोग यहाँ पर हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2012 का बेस रेट जो है वो 100 माना गया। अब 2025 का बेस रेट क्या है? तो वर्ष 2025 का जो बेस रेट है वो 185 का है। तो अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो 2012 की तुलना में 2025 आते आते महंगाई जो है करीब करीब 85% बढ़ चुकी है, क्योंकि बेस रेट ही 85% बढ़ चुका है। 100 की चीज 185 की हो चुकी है। अलग अलग प्रोडक्ट पर इसका अलग अलग असर आएगा, उसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप टोटल में बात करिए यानी टोटल में हर एक चीज को जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 2012 की तुलना में 2025 में महंगाई करीब 85% बढ़ गई है। अब अगर इसको और किसी किसी चीजों पर इसकी वैल्यू हो सकता है 200% हो चुकी हो, 300% हो चुकी हो, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि जहां पर वो थोड़ी मात्रा में बढ़ी और इसलिए एवरेज नंबर जो है आपके सामने बेस इंपैक्ट जो 185 का आता हुआ दिखता है। इसको और सरल शब्दों में समझें, अगर वही सेम चीज जो मैंने अभी कही, तो अगर हम 1 किलो दाल ले लें 2012 में, मान लेते हैं 60 रुपए में 1 किलो दाल मिला करती थी, तो 2025 में अब वही दाल की कीमत जो है 120-130 रुपए हो गई। तो ये जो महंगाई है ये आपको 85% का समझ में आएगा, क्योंकि लगभग यहां पर हमने 100% के आसपास का आंकड़ा बढ़ाया। तो अब चूंकि 60 रुपए की दाल 120 रुपए हो गई तो लगभग 100% बढ़ गया आंकड़ा। अब हो सकता है कोई दाल 60 रुपए से 110 रुपये हो तो 185 का आपका महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन अगर 110 रुपए की जो दाल है अगस्त महीने में अगर घट करके वो 105 रुपए हो जाए तो मान लीजिए कि 4% आपकी महंगाई घटती हुई दिखाई पड़ेगी सितंबर महीने में। तो जो आंकड़े आएंगे ये दो प्रकार से होते हैं, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर और ईयर। तो ईयर और ईयर के रूप में यानी जब वार्षिक रूप से इसकी तुलना की जाती है तो नंबर जारी होते हैं, और साथ में जो मासिक रूप से तुलना की जाती है वो जारी होते हैं। तो जो घाटा आप देखते हैं वो तुलनात्मक रूप से है, वो 2012 की तुलना में नीचे नहीं चले जाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ के रखनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है उसके नीचे चले गए। अब यहां पर चूंकि महंगाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग फील देती है, जैसे ग्रामीण महंगाई और शहरी महंगाई, तो जो शहरी महंगाई है और वो ग्रामीण महंगाई की तुलना में ज्यादा फील आएगी शहरी महंगाई। लेकिन यहाँ पर जो नंबर आए हैं शहरी महंगाई में करीब 5% की कमी देखने को मिली है, वहीं पर जो ग्रामीण महंगाई है वहां पे करीब करीब जो है 4.85% की महंगाई में कमी देखने को मिली है इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, यानी ये जो अक्टूबर महीने में नंबर आए हैं। यानी तुलनात्मक रूप से गांवों में जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम घटी है, लेकिन वहां भी घटी है अगस्त सितंबर की तुलना में, और जो शहर है वहां पर भी महंगाई घटी है अगस्त सितंबर की तुलना में, लेकिन ज्यादा घटी है। लेकिन क्या ये अगर सब कुछ इतना ही रोजी रोजी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर आपको ये फील क्यों होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? तो एक बात, जैसे मैंने कहा कि तुलनात्मक रूप से है महीने दर महीने के आधार पर, तो महीने के आधार पर जब थोड़ी वस्तुओं में कमी देखने को मिलती है, और चूंकि अक्टूबर में जीएसटी कट हुआ तो इसके लिए सरकार को लगा है और वो उनके जो नंबर हैं उन्होंने माने कि रेट नीचे गए, एक बात। लेकिन यहां पर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जनरल नहीं है। हो सकता है जितनी आपकी आमदनी रहेगी, जैसे जैसे करके आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे करके आपके जो खर्च हैं उनकी वास्तविकता में परिवर्तन हो गया, यानी उनकी खर्च की स्थिति बदलती है। जो आम पब्लिक होती है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कि भारत में करीब 80% से ज्यादा लोग मध्यम वर्गीय या लोअर मध्यम वर्गीय में आते हैं। थोड़ा अपर मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो थोड़ा आप मान के चलें कि 5-10% है। तो 80-85% जो हमारा तबका है भारत में निवास करने वाला, वो सबके सबका जो खर्च है वो मोर देन 60-70% माना जाता है कि वो जो है खाने पीने की चीजों पे जुड़ा हुआ है। उसके लिए बाकी चीजों पर उतना वेटेज नहीं जाता है, और जो खाने पीने की चीजें हैं उनका बेस रेट यानी उनका जो बेस प्राइसेज हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। वो 85% नहीं, वो 85% से कहीं ज्यादा विगत 14 सालों के अंदर, 12 साल 13 सालों के अंदर बढ़ते हुए देखे गए हैं। एक कारण यह भी है कि चूंकि खाने पीने की चीजों में ज्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए आम पब्लिक उसी पर ज्यादा खर्च करती है, तो उसको ज्यादा खर्च को फील होगा कि हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दूसरा चीज
जो महंगाई के नंबर आप देखते हैं, जो वेटेज की मैंने बात करी, यानी जो बास्केट की मैंने बात करी, वो बास्केट में अब जैसे अगर आप फ्यूल की बात करिए तो तकरीबन 6.5% जो है उसमें फ्यूल को वेटेज दिया गया है, पेट्रोल को। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि जो पेट्रोल का वेटेज है ये कम है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो सिर्फ महंगाई पर 6% का असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप डायरेक्ट पेट्रोल की कीमत को महंगाई में जोड़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाएगा, अगर पेट्रोल का कीमत 2 रुपया बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्ट वाला ज्यादा पैसे लेगा। आपका जो बस भाड़ा होगा वो भी बढ़ जाएगा, और जो सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, जो कपड़े ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, या वो जो नाना प्रकार की हर चीज जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉस्ट को बढ़ाएगी। और चूंकि प्रोडक्ट है, अब हो सकता है मैं एक स्वेटर खरीदने जाऊं ठंडी में, उसकी कीमत इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया है, लेकिन वो उस महंगाई का जो बास्केट है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो वहां पर आपको वो समझ नहीं आएगा। लेकिन एक आम पब्लिक के लिए ये जरूरी होगा। दूसरी चीज है कि जो आम लोग हैं उनकी जो रोजमर्रा की चीजों पे खर्च है, जैसे सब्जी हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, किराना के सामान हो गए, इनके ऊपर जो खर्च है वो ज्यादा होता है। अब आप जरा समझिए कि जो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये अब अगर आप सीपीआई का नंबर देखेंगे तो उसमें 300 से 400 प्रोडक्ट हैं। 300-400 प्रोडक्ट शायद आम पब्लिक को उतना इंपैक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन कम प्रोडक्ट, यानी कोई 15, 20, 30 प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, लेकिन उनकी अगर वेटेज कम है, जो कि अमूमन रहती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सरकार महंगाई के आंकड़ों को थोड़ा ठीक दिखाने की कोशिश करती है, तो उसमें ज्यादा जब स्टॉक रहेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे, तो सब में बढ़न वृद्धि के आधार पर ही रिजल्ट आएगा। लेकिन चूंकि आप जो है ज्यादा खर्चा एक ही जगह कर रहे हैं, खाने पीने पे कर रहे हैं, गैस पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कपड़े के ऊपर कर रहे हैं, तो उनका जो इंपैक्ट कॉस्ट है वो आपको ज्यादा फील होगा। और अगर किसी भी कारण से ज्यादा बड़ी बास्केट बना दी जाए और आपके प्रोपोर्शन को कम कर दिया जाए या उसकी वैल्यू को कम रखा जाए, तो जो नंबर आएगा वो अलग आएगा, लेकिन आपके ऊपर जो असर आएगा वो अलग आएगा। और ये भी कारण है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर महंगाई जो पिछले सालों में बढ़ी है, उसका इंपैक्ट जो आम पब्लिक है उसके ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीपीआई में सम्मिलित नहीं है या उनकी कम वेटेज होती है, जैसे स्कूल फीस है। अभी स्कूल फीस बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन वो उसमें बहुत कम मात्रा में सम्मिलित होती है। ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज का चार्ज हो गया, कपड़े हो गए, तो इनका जो वेटेज है वो काफी कम है, तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपैक्ट आपके सामने डालता है। इसके बाद जो दूसरी चीज है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जो असर होगा महंगाई का, वो निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है उसकी इनकम जो है वो थोड़ी ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की इनकम भी उसी एवरेज में कम रहती है। तो भले ही गांव में महंगाई अगर थोड़ी कम घटेगी, या यूं कहिए महंगाई थोड़ी सी शहर की अपेक्षा कम रहेगी, लेकिन चूंकि गांव के आदमी की इनकम भी कम है, तो उसके ऊपर उसका जो प्रेशर है वो कहीं ज्यादा ही फील होता है, कम फील नहीं होता है। शहर में चूंकि आमदनी थोड़ी ज्यादा है, खर्च भी ज्यादा है, तो इम्पैक्ट जो है ऐसा नहीं है कि वो इस गांव की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम फील होगा या ज्यादा फील होगा। एवरेज दोनों जगहों पर लगभग एक जैसा फील होगा। अब इसमें एक और जो बड़ी बात आती है, जो एजुकेशन पे आपका खर्च हुआ, डिफरेंट एजुकेशन पर, कोचिंगों पर, तो वो भी उसमें सम्मिलित नहीं रहता है, तो उसके नाते भी आपके ऊपर जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो ज्यादा आपको दिखती है, जबकि वो उसमें है नहीं, तो आपको उसका उतना वेटेज आपके सामने नहीं आता है। साथ में जो इनकम है और जो महंगाई है, यानी इनकम आपकी कितनी बढ़ी, वेज हाइजेस कितने हुए, वेज कितने बढ़ गए, क्या आपने ज्यादा कमाई हुआ। अगर मान लीजिए इस दौरान, जबकि हम देख रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं कि 100 का बेस हमारा करीब 200 आप मान लीजिए, इजी रहता है समझना, क्योंकि अमूमन तो वो हुआ ही है, लेकिन चूंकि वो 85% दिख रहा है। अब अगर 12 साल के अंदर, चूंकि 2012 से 2024 2025 में हम ट्रेड हो रहे हैं, तो ओवरऑल अगर 12 से 13 साल हो गए, 12 से 13 साल के अंदर अगर आम व्यक्तियों की महंगाई, मैं सरकारी आंकड़े की ही बात कर रहा हूं कि 100% बढ़ गई, लेकिन चूंकि अभी आपको समझाया कि उसका इंपैक्ट ज्यादा है, वो 100% से कहीं ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि वेटेज कम है। अगर उसको आप 150% मान लें तो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम 100 ही मान के चलें, तो पिछले 12-13 सालों के अंदर जो महंगाई है वो 100% से बढ़ी। अब अगर 100% से महंगाई बढ़ी, तो क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपकी इनकम है वो डबल हो गई?
अगर आपकी इनकम मान लीजिए डबल हो गई, पिछले 12 सालों के अंदर अगर आपकी इनकम डबल हो गई, तो भी आप महंगाई के 2012 में जितना आपको महंगाई असर डालती थी, उतना ही महंगाई आप पर अभी भी असर डालेगी, क्योंकि इसी दौरान में महंगाई की जो है उसमें भी 100% की वृद्धि हुई है, और आपकी सैलरी भी मान लेते हैं कि 12-13 सालों में 100% बढ़ गई, तो वो बराबर हो गई। लेकिन अगर पिछले 12 सालों में आपकी कमाई जो है 100% वृद्धि नहीं हुई है, यानी डबल नहीं हुई है, तब आपके ऊपर महंगाई का बोझ और ज्यादा फील हो रहा होगा, एक चीज। और गांव में ऐसा नहीं हुआ है। गांव में जो व्यक्ति रहते हैं वो इस बहुत आराम से कमेंट कर सकेंगे कि गांव में जो महंगाई है उसका ज्यादा असर दिखता है। क्यों? क्योंकि पिछले 12-14 सालों में आमदनी डबल नहीं हुई है, जबकि महंगाई तो डबल हुई है। अब अगर आप शहरों में रहते हैं और आपकी महंगाई की तुलना में अगर आपने ज्यादा कमाना शुरू किया है, तो कितना ज्यादा कमाना शुरू किया है, कितना ज्यादा कमाना शुरू किया है, वो इंपॉर्टेंट होगा। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मान लीजिए आपने शहरों में आप रहते हैं और या आपकी कमाई किसी तरीके से बढ़ी और डबल हो गई है, 120-130% आप बढ़ गए, तो जहां पर महंगाई 100% बढ़ी, आप 130% हो गए, तो मान लेते हैं कि आपने 30% कमाई एक्स्ट्रा बढ़ा दी। लेकिन क्या 30% कमाई एक्स्ट्रा बढ़ने के बाद आपने खर्चों में वृद्धि नहीं कर दी? क्या 2012 में आप आईफोन चलाते थे और क्या आज आप आईफोन चलाते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो फिर वो जो आईफोन वाला खर्चा है वो इस महंगाई के आंकड़े में नहीं सम्मिलित है, क्योंकि आईफोन आप यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग है, यहां पर जो मोबाइल हैंडसेट का नंबर है वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये भी आपको समझना है। क्या उस टाइम आप अरमानी के सूट खरीद रहे थे? अगर नहीं, और अगर आज खरीद रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर जो लेविश लाइफ या यूं कहिए जो शो ऑफ की लाइफ में आप जा रहे हैं उसका भी असर होगा। क्या 2012 में आप कार चला रहे थे? अगर आप नहीं चला रहे थे और आज आप कार चला रहे हैं और पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो जो आपका खर्च है वो बढ़ चुका है। बल्कि आप जिस आय वर्ग में हैं, उस आय वर्ग के ऊपर जो सीपीआई का नंबर आ रहा है, मोटा मोटी आय वर्ग के हिसाब से सीपीआई नहीं आता, लेकिन चूंकि आप 85% में हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो आय से अधिक खर्चा कर दे रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर, अपनी दैनिक जरूरतों से ज्यादा खर्चा वो दिखाने के चक्कर में कर रहे हैं, ये माना जा रहा है। और अगर आप उनमें से हैं, तो शहर में हो तो भी आपके ऊपर जो महंगाई का असर है वो कहीं ज्यादा फील होगा, क्योंकि जो नंबर हैं 85%, 100%, इनमें ना तो आईफोन सम्मिलित है, इनमें कोई छोटा मोटा हैंडसेट सम्मिलित है, इनमें बहुत नॉमिनल रेट पर चीजें सम्मिलित हैं, और आप जो है बड़े आंकड़े पे जा रहे हैं। तो कार से चल रहे हैं, आप महंगी खर्चा कर रहे हैं, आप जो है आईफोन यूज कर रहे हैं, इवन अगर आप ठीक ठाक सा 50,000 का फोन भी यूज कर रहे हैं, वो भी इस बास्केट में नहीं है। तो आपके ऊपर जो इंपैक्ट होगा वो ज्यादा दिखेगा। और 85% लोग या तो 100% से ज्यादा अपना इनकम नहीं बढ़ा पाए हैं पिछले 12 सालों में, या फिर अगर बढ़ाए भी हैं तो उनके जो खर्चे हैं वो भी कहीं अधिक बढ़े हैं, और वो बास्केट से, महंगाई के बास्केट से सही रूप से नहीं जुड़ता है, और इसलिए उनके ऊपर जो इंपैक्ट कॉस्ट होगा वो हमेशा ज्यादा फील होगा। इसके बाद वो व्यक्ति जिसने अपना इनकम बढ़ाया है, मान लीजिए आपने 150% अपनी इनकम बढ़ा ली है और आप जो है ठीक ठाक सा रहते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर इतना फर्क नहीं आएगा। या आप यूं जरूर कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिख रहा होगा कि आपने, चूंकि आपने अच्छी इनकम बनाई है, तो आप थोड़ी सी आपको इजीनेस होगी। लेकिन वो लोग 5 से 10% से ज्यादा नहीं है जो बड़ी अमाउंट में पहुंचे हैं। और ये 5 से 10% इसलिए होता है क्योंकि उस समय कोई बेरोजगार था, वो आदमी कम खर्च में रह रहा था, आज वो अच्छी कमाई कर रहा है, तो वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। या ऐसे लोग जिनके परिवारों में कोई नौकरी नहीं थी, वहां कोई एक नौकरी आई है वो। लेकिन पिछले 10-12 सालों में क्या एवरेज पॉपुलेशन की नौकरी बढ़ी है? तो उसमें भी संदेह है, वो नंबर भी बड़े डाउटफुल रहे हैं कि लोगों की, आम पब्लिक में जो रोजगार है उतना नहीं बढ़ा। खैर उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बट अल्टीमेटली 85% से ज्यादा लोगों के ऊपर महंगाई का आंकड़ा इसीलिए ज्यादा प्रेशर डालता है क्योंकि जो बेस रेट का भी इंपैक्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप एफडी करके कमा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप 12%, अब जरा समझिएगा कि अगर इतने दिनों के अंदर महंगाई डबल हुई है तो करीब 9 से 10% तो आपको कमाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो अगर आप एफडी कर, क्योंकि 9 से 10% का तो इजाफा हो ही रहा है मोटा, क्योंकि आप जो है 12 साल में आपने पैसे को डबल हो गया, तो अल्टीमेटली तो आपको कमाना पड़ेगा 9-10% से। क्योंकि अगर इतना भी आप नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 10% से कमाएंगे तो 10 साल में जाके डबल करेंगे। 12 साल में महंगाई बढ़ी और उसमें आपका वेटेज कम है, तो कुल मिला जुला करके 80 to 85% लोग महंगाई जिस ढंग से बढ़ती है उस हिसाब से अपनी इनकम भी नहीं बढ़ा पाते हैं।
एक बात। दूसरी बात कि वो ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में जो अलग चीज़ों पे खर्च करते हैं, उसका भी कारण आता है। जिनके पास पैसे कम हैं, वो अपनी दैनिक चीज़ों पे ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बास्केट है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और इन सभी कारणों को मिला लीजिए, तो जो महँगाई के आंकड़े आते हैं और जो आपका असर है, वो बिल्कुल अलग-अलग होता है और इसीलिए आम पब्लिक को महँगाई हमेशा ज़्यादा फ़ील होती है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि 2012 की तुलना में महँगाई घट गई है, बिल्कुल नहीं घटी है। पिछले महीनों की तुलना में अगर आप बात करें तो थोड़ी-सी महँगाई में कमी ज़रूर देखने को मिली है और महँगाई के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से समझिए, मंथ दर मंथ वो आते हैं और जब आप ईयर ऑन ईयर महँगाई देख रहे हैं तो उनको ईयर ऑन ईयर समझिए, लेकिन बेस रेट को हमेशा ध्यान रखिए कि बेस रेट किस तरह से खींच रहा है और जो बास्केट है, जिसका आप देख रहे हैं, जैसे सीपीआई का आंकड़ा देखें, तो उस बास्केट में क्या सामान है और उसका क्या इम्पैक्ट है और उसमें से कितनी चीज़ों को आप यूज़ ही नहीं करते और कितनी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो वो असर अलग आपको दिखेगा। और महँगाई, इसीलिए महँगाई के जो आंकड़े होंगे, वो कभी भी आम पब्लिक के हिसाब से 100% सही होते ही नहीं हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो उसको 100% सही रखने पर महँगाई के जो जो प्राइवेट नंबर्स आते हैं, जो इस टाइप से नंबर बनाते हैं, वो 14 से 16% तक की बात भी करते हैं। 12 से 14% का नॉर्मल महँगाई रेट भारत में माना जाता है, जो आम आदमी के ऊपर लागू होता है। इसीलिए जो मैंने सारी बातें कहीं, तो उनके कारण से ही जो अलग-अलग फर्म्स हैं, जो खुद से ये बास्केट बनाते हैं, तो वो 12 से 14% की महँगाई की बात करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और वो आंकड़ा हम आम भारतीय अभी भी अपने निवेश में या अपनी सैलरी में, यानी अपनी जो पैसे कमाने की क्षमता है, उसमें उस लेवल की हम वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और चूंकि नहीं कर पाते हैं, तो हमें महँगाई जो है हमेशा बहुत ज़्यादा फील होती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको और इस टाइप के किस विषय पर मेरे से विस्तार पूर्वक बात करना पसंद करेंगे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। आप चाहें तो मिड में, जैसे मध्यम वर्ग है या और बाकी चीज़ों पर मैं अपने वीडियोस लेके आ सकता हूं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगती है कि महंगाई में कितनी बढ़ी है? आपको क्या लगता है कि आपका सैलरी पिछले 12 सालों में क्या बढ़ा है, या 12 सालों में क्या आपने इनकम को महंगाई से ज़्यादा बढ़ा लिया है? कुछ भी जरूर कीजिएगा, कमेंट देखेंगे और उसके हिसाब से हम अगले वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।